तो चलिए अब आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि आप लोगों के पास आवाज़ आ पा रही है कि नहीं, आवाज़ आ पा रही है कि नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि आज का क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज भी हम लोग मिडवाइफरी का थ्योरी क्लास करेंगे। तो चलिए सभी लोग को आवाज़ आ रही है तो सभी लोग को गुड इवनिंग। ठीक है, सभी लोग को गुड इवनिंग और सभी लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए। चलिए अब गुड इवनिंग का मैसेज बंद कीजिए और कॉपी पेन निकालिए। चलिए इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? ये एटीट्यूड तो पढ़ लिए थे, प्रस्तुति परीक्षण पढ़ना है। ठीक है, प्रस्तुति परीक्षण पढ़ना है। इसमें परीक्षण में क्या क्या परीक्षण करना है ये आज हम लोग जानेंगे। ये आज जो है हम लोगों का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, आज की क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कल का क्लास आप लोग को समझ में नहीं आया था क्या? चलिए समझ में आ गया था तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग पढ़ के आइए पिछला क्लास वाला। एक बार कम से कम पीडीएफ तो ज़रूर ही रीड कर लीजिए। ठीक है, कहाँ गया? एक मिनट। हाँ चलिए देखिए, प्रसूति परीक्षण पढ़ना है। अब प्रसूति परीक्षण में हम लोगों को सबसे पहले आ रहा है उदर परीक्षण के लिए। तो जब हम लोग उसका उदर परीक्षण करेंगे यानी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान स्त्री के उदर का परीक्षण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है एवं इससे निम्न सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, कौन सी विधि द्वारा करना है ये सारा कुछ आप लोग को स्टेप बाय स्टेप मिलेगा और क्या क्या सूचना प्राप्त करना है ये भी पता चलेगा। ठीक है, जब मान लीजिए कोई लेडी आ रही है उसका जो है हम लोगों को उदर परीक्षण करना है। ठीक है, उसकी स्थिति देखना है कि आखिर उसका नॉर्मल लेबर होगा कि नहीं। आखिर एएनएम का काम क्या होता है? नॉर्मल लेबर कराना। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो तभी वो लेबर करा सकती है, बाकी वो अदरवाइज रेफ़र करेगी। ठीक है, रेफ़र करेगी तो आखिर कौन कौन सा एग्जामिनेशन करेंगे, कैसे उसका संकेत जानेंगे कि हम लोगों को कब नॉर्मल लेबर कराना है और कब रेफ़र करना है, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निरीक्षण करेंगे। ठीक है, इंस्पेक्शन, इसमें क्या क्या हम लोग जानेंगे। देखिए, इससे निम्न के बारे में सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, जब हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या क्या पता चलेगा? उदर का आकार पता चलेगा। ठीक है, यूट्रस की ऊंचाई पता चलेगा, लीनिया नाइग्रा एवं एस्ट्राइग्रेविडम और उदर की किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा। एब्डोमिनल जब हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे तभी तो उसका आकार पता चलेगा और उसको कैसे पता करेंगे? उसको फील करके, उसको टच करके। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोग जो है प्रैक्टिकल भी की होंगी, बस यहाँ पे थ्योरी करना है यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन करेंगे तो हम लोगों को क्या पता चलेगा? उदर का आकार पता चलेगा, यूट्रस की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, उदर के आकार के अकॉर्डिंग यूट्रस की ऊंचाई होगी, लीनिया नाइग्रा और लीनिया ग्रेविडम। तो ये क्या है? देखिए, किसी की अगर लेडी का है, लेडी के आप लोग देखे होंगे पेट पे क्या होता है, ये ऐसे पेट हो गया। आप लोग को फिगर दिखाते हैं, एक मिनट। तो ये देखिए फिगर, ये है लीनिया नाइग्रा। ठीक है, लीनिया नाइग्रा, लीनिया में ऐसे नाम से ही स्पष्ट है, लीनिया यानी लाइन। ठीक है, लाइन बन जाता है डार्क में। ठीक है, डार्क लाइन बन जाता है। और एस्ट्राइग्रेविडम, दोनों में अंतर क्या है? इस फिगर को आप लोग देखिए, ये फिगर, इसके नाम में क्या है? एस्ट्राई यानी स्ट्रेच मार्क हो जाता है जब एब्डोमिनल का आकार जो है, पेट का आकार अचानक से बढ़ता है ना, इसलिए ये स्ट्रेच मार्क आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो है
किसी मतलब गर्भवती महिला में ही आए, अगर अचानक किसी का जो है पेट बाहर निकल जाता है तो उसके में भी आ जाता है, या फिर किसी किसी के आप थाई में भी देखे होंगे, वो अचानक वेट जो है गेन के कारण भी होता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं में भी ये होता है, क्योंकि ये जब उनका एब्डोमिनल आकार जब बढ़ता है, उदर का आकार बढ़ता है, तो ये स्ट्रेच मार्क आ जाता है। ठीक है, ये अंतर ये होता है कि ये जो आप लोग लीनियर नाइग्रा देख रहे हैं, तो ये लीनियर नाइग्रा में क्या होता है ना कि ये डार्क होता है और एक लाइन ऐसा बना रहता है, लेकिन ये स्ट्रेच मार्क आप लोगों को ऐसा ऐसा खींचा जैसा आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, और वहाँ की स्किन क्या रहती है और की अपेक्षा वहाँ की स्किन क्या रहती है, पतली रहती है। ठीक है, और उसमें जो है ब्लड जैसा थोड़ा थोड़ा आप लोग को उसमें दिखाई देगा। बस दोनों में अंतर यही है, ये स्ट्रेच मार्क जो है वो पेट के खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। और क्या देखना है यहाँ पे, लीनियर नाइग्रा हो गया। उसके बाद उदर की किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा, जब एब्डोमिनल जब हम लोग उसका उदर देखेंगे यानी पेट देखेंगे, तो आप लोगों को देखना है कि उसका जो है पहले से सिजेरियन तो नहीं हुआ है, यानी शल्य चिकित्सा तो नहीं हुआ है। अगर उसका दूसरा बच्चा है या तीसरा बच्चा है, तो पहला बच्चा किसी किसी का होता है शल्य चिकित्सा से, तो वो उसका मार्क्स आप लोग चेक कीजिएगा। अगर उसका मार्क्स है तो वो क्या कीजिएगा, आप लोग रेफ़र कीजिएगा, क्योंकि ये जो शल्य चिकित्सा हुआ रहता है तो उसका डिलीवरी जो है एएनएम को नहीं कराना रहता है, रेफ़र करना रहता है पीएचसी से। ठीक है, पीएचसी हो या फिर कि आप लोग अगर सब सेंटर पे, हालांकि सब सेंटर पे तो ये सारी व्यवस्था नहीं रहती है, लेकिन क्या होता है कि बुक में ऐसा हम लोग को पढ़ना रहता है। बुक की चीज़ें अलग होती है, लेकिन यहाँ पे अलग होती है। बुक में क्या है कि मतलब बुक में क्या ऐसा होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। सब सेंटर पे भी ये सारी कुछ व्यवस्था होती है, भले ही यहाँ पे नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो है सेंटर पे यानी सब सेंटर यानी उप स्वास्थ्य केंद्र पे भी डिलीवरी की ये सारी व्यवस्था होती है। तो वहाँ पे अब आप लोग अगर ये सारी कुछ चीज़ें क्रिया कर रही हैं, तो अगर उसका शल्य चिकित्सा हुआ है, चाहे वो बच्चा वाला हो या फिर किसी भी चीज़ का, अगर उसका शल्य चिकित्सा पेट का हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना रहता है, रेफ़र करना रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन आने की चांस रहता है, इसीलिए। चलिए, ये समझ में आया कि नहीं, कमेंट कीजिए। चलिए एक बार और बता देते हैं। देखिए क्या हो रहा है ना कि हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, निरीक्षण हम लोग क्या क्या करेंगे। ठीक है, निरीक्षण करेंगे, क्या क्या करेंगे, यानी कि निरीक्षण हम लोग कैसे करेंगे, उसको देख करके कि उदर का आकार उसका ठीक है नहीं, कि यूट्रस का आकार जो है ठीक है कि नहीं, लीनियर नाइग्रा कैसा है। ठीक है, स्ट्राइग्रेविडम, ये सारा कुछ, पेट पे कोई शल्य चिकित्सा तो नहीं है, ये सारा कुछ जो है हम लोग पेट में निरीक्षण करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पाल्पेशन यानी स्पर्श से हम लोग क्या क्या जानेंगे। ठीक है, स्पर्श से क्या क्या जानेंगे, तो स्पर्श से निम्न के लिए किया जाता है, ये हम लोग सारा जो है। और हम लोग अब क्या जानेंगे, यानी कि स्पर्श परीक्षण, स्पर्श करके यानी उसको छू करके हम लोग कौन कौन सा चीज़ हम लोग जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट है यूट्रस का आकार जानेंगे, यूट्रस की ऊंचाई। ठीक है, तो ये तो बिना स्पर्श किए नहीं ना पता चलेगा, इसके लिए हम लोगों को स्पर्श करना पड़ेगा। लेकिन जैसे लीनियर नाइग्रा था और क्या था, और ऊंचाई था, ये सब कुछ शल्य चिकित्सा, ये सारा चीज़ जो है हम लोग देख कर भी पता लगा सकते हैं कि नॉर्मल है या नहीं। लेकिन यूट्रस का ऊंचाई आकार के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पाल्पेशन करना पड़ेगा, यानी कि स्पर्श करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पर्श से ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। थर्ड है ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यूट्रस में फीटस की स्थिति हम लोग जानते हैं। ठीक है, ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स में क्या जानते हैं, यूट्रस में फीटस की स्थिति जानते हैं। चूँकि फीटस कहाँ रहता है, यूट्रस में ही रहता है, इसीलिए फीटस की इसमें स्थिति जानते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है
कि ग्रिप्स का उपयोग किया जाता है, निम्न ग्रिप्स का उपयोग किया जाता है फीटस की स्थिति के लिए। तो कौन कौन सा ग्रिप्स है वो हम लोग अब जानेंगे, ठीक है। कौन कौन सा ग्रिप्स का उपयोग करेंगे, ग्रिप्स यानी पकड़, ठीक है। कैसे पकड़ेंगे, कैसे जानेंगे पाल्पेशन से कि जो है फीटस की स्थिति कैसी है, बच्चा उल्टा है सीधा है, ये सारा कुछ हम लोग जो है पाल्पेशन करके भी जानते हैं फीटस को। यहाँ पे पाल्पेशन का मतलब है ग्रिप्स, ठीक है। पाल्पेशन बोलिए या फिर ग्रिप्स, लेकिन यहाँ पे आप लोग ग्रिप्स वर्ड ही यूज कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एब्डोमिनल में क्या क्या, पेट में हम लोग क्या क्या जाने, उसका ऊंचाई हम लोग जाने, आकार जाने, ऊंचाई जाने, स्ट्राइग्रेविडम यानी कि उसका स्ट्रेच मार्क जाने हैं, और फिर क्या जाने हैं हम लोग, जाने हैं कि उधर पे उसका कोई शल्य चिकित्सा का मार्क नहीं है कि है, ये सारा कुछ ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसके बाद स्पर्श से हम लोग क्या जाने थे, यूट्रस का आकार और ऊंचाई। अब उसके बाद अब हम लोग ग्रिप्स से क्या क्या जानेंगे, यानी पकड़ से, पकड़ के हम लोग क्या क्या जानेंगे। ग्रिप्स से जो है हम लोग क्या जानते हैं, फीटस की स्थिति जानते हैं। तो चलिए ये कैसे होता है, क्या होता है, सभी चीज़ इसमें आप लोगों को अच्छा से जानकारी मिलेगा। इसमें नर्स स्त्री के पैर की ओर खड़ा होती है एवं यूट्रस के फंडल भाग में दोनों हाथ की उंगली की निचली सतह रखकर इसकी स्थिति जांच की जाती है। देखिए क्या होता है ना, एक रफली फिगर यहाँ पे बना देते हैं, कैसे, जैसे कि ये हो गया हमारा पेशेंट, ये पेशेंट हो गया, ठीक है। ये इसका पैर हो गया, ये ऐसे लेटी हुई है, ठीक है, ये लेटी हुई है। उसके बाद जो है इसके पैर के तरफ खड़ा होना है, क्योंकि हम लोग जो है फंडल की स्थिति जाननी है। तो फंडल की स्थिति कैसे जानेंगे, उसके पेट को जब हम लोग पकड़ेंगे, उसको टच करेंगे तब। तो यहाँ पे जो है नस खड़ी हो जाती है, ये ऐसे नस को बना देते हैं। ये देखिए हमको फिगर बनाने आता नहीं है, बस ऐसे ही बताते। उसके बाद जो है ये अपना हाथ यहाँ पे लाएगी, यहाँ पे हाथ लाएगी दोनों हाथ को, और दोनों हाथ को ऐसे पाल्पेशन करके इसको फील करेगी, ठीक है। आप लोग देखी भी होंगी, की भी होंगी, ऐसे फिगर अच्छा से बन पा नहीं रहा है। तो दोनों हाथों की निचली सतह, दोनों हाथों की निचली सतह यानी कि क्या, ये जो है हम लोगों का अंगूठा, ये हाथ हो गया, ठीक है, ये हाथ हो गया। तो ये जो आप लोग की हथेली जो वाइट वाला हिस्सा दिख रहा है ना, तो उसी को बोल रहा है, उसी से ना हम लोग पकड़ेंगे। तो इससे हम लोग किस किस चीज़ की स्थिति पता चलेगा, ठीक है। तो फंडल की हाइट जानेंगे। प्रेजेंटेशन, अब आया यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात। तो प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या जाने थे, प्रेजेंटेशन क्या है, और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लाई, लाई भी क्या है ये भी बताइए, और गर्भावस्था की अनुमानित अवधि। तो प्रेजेंटेशन से यहाँ पे मतलब है प्रस्तुति, यानी कि फीटस का कौन सा भाग जो है वो यूट्रस के निचले भाग में है, ठीक है। और गर्भावस्था की अनुमानित अवधि हम लोग कैसे जानेंगे कि वो इंगेज हुआ है कि नहीं, ठीक है। अगर इंगेज हो गया है यानी कि उसका जो है गर्भावस्था जल्दी हो जाएगा, या फिर LMP डेट से भी पता चल जाता है उसकी अनुमानित अवधि। और लाई, यहाँ पे लाई आ रहा है वर्ड। लाई मतलब हम लोग क्या जाने थे, लाई मतलब अवस्थिति, यानी कि वो क्या है, अनुदैर्य है कि तिरछा है, यानी या क्षैतिज है, यानी कि क्या, कि बच्चा उल्टा है, सीधा है, कैसा है, ये हम लोग प्रेजेंटेशन में जानते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन है वो किसको मानते हैं, अनुदैर्य यानी लॉन्गिट्यूडनल को हम लोग मानते हैं, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा कुछ जो है हम लोग जानेंगे फंडा ग्रिप से, ठीक है। फंडा ग्रिप से यानी फंडल को पकड़ के ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। उसके बाद क्या है 2 नंबर,
देखिए लेटरल या एम्बिलिकल ग्रिप, इससे हम लोग क्या जानते हैं, इसमें होता क्या है कि इसमें नर्स स्त्री के पैरों की ओर खड़ी होती है एवं दोनों हथेली को निचली सतह पर नाभि के दोनों ओर धीरे धीरे दबाया जाता है। और इससे क्या क्या पता चलेगा, एटीट्यूड, पोजीशन और लाई। ठीक है, देखिए ये जो है लेडी हो गई, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई। ठीक है, ये प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, यहाँ पे लेटी हुई है। तो ये बीच में नाभि होता है, तो ये इसके दोनों तरफ जो है हम लोग जब टच करेंगे तो पता चल जाएगा कि बच्चा का सिर किधर है, पैर किधर है। ठीक है, तो इससे हम लोगों का एटीट्यूड, पोजीशन और लाई तीनों पता चल जाएगा। ठीक है, लाई मतलब अवस्थिति। ठीक है, याद रखिएगा। इससे बच्चा जो है उल्टा है, सीधा है, आड़ा है, तिरछा है, ये सारा कुछ हम लोग लाई से जानते हैं। पोजीशन, पोजीशन यानी कि स्थिति। ठीक है, इसमें जो है क्या हम लोग जानते हैं, पोजीशन यानी स्थिति में क्या जानते हैं कि वो जो है, जो फीटस है, फीटस जो है क्या है कि वो पेल्विस के कौन से भाग में है। ठीक है, तो ये पोजीशन से ही जानते हैं। पोजीशन से क्या जानते हैं कि फीटस जो है वो पेल्विस के किस भाग में स्थित है। ये जो है हम लोग पिछले क्लास में पूरा डिटेल में जान चुके हैं। उसके बाद है एटीट्यूड। ठीक है, सबसे पहला एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड के बारे में आप लोग बताइए कि एटीट्यूड से क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं। सही है, इसमें जो है फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन जानते हैं, यानी कि भ्रूण के शरीर का अंग जो है आपस में समीप है या फिर बिखरा हुआ है। ठीक है, सामान्य है कि कैसा है, सिकड़ा हुआ है कि कैसा है, ये जो है हम लोग एटीट्यूड से जानते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह का होता है, फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होता है कि वो आपस में समीप होते हैं। ठीक है, भ्रूण जो है इसमें शिशु यानी कि सिकड़ा हुआ रहता है, लेकिन जो डिफ्लेक्शन होता है उसमें सिकड़ा हुआ नहीं रहता है, अपने अवस्था में नहीं रहता है। इसका एक आप लोग को फिगर भी दिखाए थे, हाथ इधर था, पैर इधर था, सब कुछ अलग अलग था। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। यहाँ पे देखिए आप लोगों का कल का क्लास भी रिवाइज हो गया। अगला फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, इसमें क्या हम लोग जानते हैं। देखिए इस परीक्षण में नर्स स्त्री के सिर की ओर खड़ी होती है एवं दोनों हाथों की चारों उंगलियों द्वारा यूट्रस के लोअर पोल के पोल को स्पर्श किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे भी सूचनाएं प्राप्त होती है, इससे भी वही सारा जो है इसका इंगेजमेंट हुआ है कि नहीं। ठीक है, प्रेजेंटेशन पार्ट, एटीट्यूड, लाई और इंगेजमेंट कैसे होता है, तो ये सारा कुछ आगे डिटेल में हम लोग जानेंगे। अभी फ़िलहाल इतना जानिए कि ये जो है पेल्विक ग्रिप से ये सारा कुछ पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में, बस ऐसे जान लीजिए कि क्या क्या हम लोगों को पता करना रहता है। ठीक है, ये आप लोग जो है ट्रेनिंग की होंगी तो उस टाइम तो इसका प्रैक्टिकल भी की होंगी, तो ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे केवल हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, तो थ्योरी से उतना आप लोग को पता नहीं चलेगा जब तक ये आप लोग प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा। आगे जो है प्रेजेंटेशन ये सारा कुछ आएगा तो हालांकि बता देंगे। ठीक है, उस टाइम समझ में आएगा, तो यहाँ से आप लोग अच्छा से समझिए। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। यहाँ से अच्छा से आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए। सामान्य जो है प्रसव का यहाँ पे हम लोग अब परिभाषा जानेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है सीधे सीधे सामान्य प्रसव क्या है, उसमें ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो जब तक आप लोग डिफिनीशन नहीं पता रहेगा तो आप लोग कैसे आंसर कीजिएगा। तो हम लोग इसका जानते हैं, चलिए देखिए इसका डिफिनीशन यानी परिभाषा जानते हैं। आखिर सामान्य प्रसव
देखिए ये पिछला वाला जो है आप लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा, पाल्पेशन ये सब कीजिएगा, तभी ये आप लोग को फील होगा ये सारा कुछ। बस यहाँ पे आप लोग यही जानिए कि इससे ये चीज़ पता चलता है। ये एग्ज़ाम में पूछेगा भी नहीं, इसलिए इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए सामान्य प्रसव का, ठीक है, नॉर्मल लेबर में क्या क्या होता है। प्रसव जनन अंगों में होने वाली परिवर्तनों का क्रम है जिसके द्वारा यूट्रस में उपस्थित जीवित भ्रूण को योनि में से होकर शरीर से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। देखिए आप लोगों से जब पूछा जाएगा ना क्वेश्चन में, चूँकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, थ्योरी तो आप लोग को लिखना नहीं रहेगा, तो बस आप लोगों को इतना ही ऑप्शन में दिया रहता है कि भ्रूण का शरीर से बाहर निकालना, प्रसव दे देगा क्वेश्चन, प्रसव क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे देगा जीवित भ्रूण का योनि से बाहर निकालना। ऑप्शन नंबर सेकंड दे देगा कि मतलब कुछ भी ऐसा दूसरा कुछ ऑप्शन दे देगा। तो जहाँ पे भी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे जीवित वर्ड आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जिसमें भी बहुत ऐसा जो है क्वेश्चन रहता है उसमें जीवित वर्ड नहीं देता है और फर्स्ट ऑप्शन में वही दे देगा, तो जल्दी से जल्दी के चक्कर में जो इजी क्वेश्चन रहता है वो भी गलत होता है। तो इसीलिए आप लोग कभी भी कोशिश कीजिएगा इजी क्वेश्चन, स्पेशली इजी का क्या सबका जो है चारों ऑप्शन पढ़ने के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा। चारों ऑप्शन जब तक आप लोग नहीं पढ़िएगा तब तक आंसर नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट आंसर जो है देख के आंसर करना वो कभी कभी बहुत जो है भारी पड़ जाता है। इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना है, टाइम काफ़ी रहता है, सोच समझ के आंसर देना है, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, घबराने से आपका लॉस होगा। एकदम मन शांत करके अच्छा से एग्ज़ाम देना है सभी लोग को, ठीक है। तो सामान्य प्रसव का यही है आप लोगों का डिफिनीशन कि गर्भाशय में जो उपस्थित रहता है जीवित भ्रूण उसका योनि से होकर शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। देखिए जीवित भ्रूण कहाँ रहता है, यूट्रस में रहता है, तो यूट्रस में रहता है तो वो कहाँ से निकलता है, सभी लोग को पता है, योनि से होकर के बाहर निकलता है, यानी सर्विक्स से होकर के बाहर निकलता है, ठीक है। आप लोग ध्यान दी होंगी कभी कभी कि सर्विक्स का जब चौड़ाई बढ़ता है तभी भ्रूण बाहर निकलता है। इसका मतलब क्या कि वो योनि से ही बाहर निकलता है ना। तो ये आप लोग जो है जब तक फील नहीं कीजिएगा तब तक रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन क्या हुआ, यूट्रस से जीवित भ्रूण का योनि से बाहर निकालना क्या कहलाता है, लेबर कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अगला जानते हैं। देखिए हम आमतौर पर लेबर एवं डिलीवरी को समानार्थक शब्द समझते हैं, परंतु इसकी वास्तविकता में अंतर होता है, ठीक है। यह निम्न प्रकार समझा जा सकता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेबर और डिलीवरी दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अभी तक जो है जो लोग भी एक समझ रही थी लेबर और डिलीवरी, तो आप लोग इस भ्रम को दूर कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें अंतर क्या है ये आज आप लोग जान जाइएगा। प्रसव एक प्रक्रिया है जिसमें शिशु स्वयं जन्म लेता है एवं यह प्रक्रिया जन्म नाल से होकर होती है। तो यहाँ पे लेबर का मतलब यही होता है, लेबर मतलब क्या, परिश्रम, ठीक है, अपने आप जो बाहर निकलता है, ठीक है। प्रसव एक प्रक्रिया है जिसमें शिशु स्वयं जन्म लेता है एवं यह प्रक्रिया जन्म नाल योनि से होकर होती है। दोनों में अंतर यही है कि ये जो लेबर होता है यह योनि से होकर के होता है, लेकिन जो डिलीवरी होती है ना वो उसमें आगे हम लोग जानेंगे अंतर क्या है। लेकिन लेबर क्या होता है ना कि जो शिशु होता है वो योनि से होकर के बाहर निकलता है। इसमें किसी प्रकार की इंस्ट्रूमेंट, दवा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होता, इसमें शिशु स्वयं जन्म लेता है, ठीक है। तो जो एएनएम होती है वो क्या कराती है, लेबर कराती है।
लेकिन आगे देखिए डिलीवरी में अंतर क्या है, लेबर और डिलीवरी में अंतर क्या है। जब डिलीवरी गर्भाशय से भ्रूण का बाहर आना, यह स्वतः भी हो सकती है एवं प्रेरित भी हो सकता है। यहाँ पे एक वर्ड आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे योनि शब्द आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। गर्भाशय से भ्रूण तो बाहर आता है लेकिन योनि से बाहर नहीं आता है, ठीक है। इसमें शिशु को ऑपरेशन द्वारा भी गर्भाशय से बाहर निकाला जा सकता है। ऑपरेशन की यह प्रक्रिया डिलीवरी कहलाती है, प्रसव नहीं, ठीक है। तो आज आप लोग डिलीवरी और लेबर में आप लोग अंतर समझ जाइए। अंतर क्या है कि लेबर में जो है वो जो भ्रूण होता है यानी शिशु होता है वो योनि से होकर बाहर निकलता है, ठीक है। योनि से बाहर निकलता है बिना किसी के उसमें जो है बिना फोर्स किए हुए स्वतः ही निकलता है। लेकिन जो डिलीवरी होती है वो ऑपरेशन द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। ऑपरेशन द्वारा जो होता है उसको हम लोग डिलीवरी बोलते हैं। वो योनि से बाहर निकलता नहीं है, ठीक है। योनि से बाहर निकलता नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग से एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि लेबर और डिलीवरी में अंतर क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं। लेबर और डिलीवरी में जो अंतर है वो बताइए, आप लोग को समझ में आया कि नहीं। चलिए समझ में आ गया। तो बात ये है ना कि अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका टाइप, ठीक है। नॉर्मल लेबर जो है वो कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है, सारी जो है हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है देखिए इसका फिक्स टाइप नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पे आप लोगों को कुछ कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है या फिर पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है सामान्य प्रसव, ठीक है। प्रसव का हम लोग टाइप जान रहे हैं। तो प्रसव का मेनली दो टाइप होता है, सामान्य और असामान्य, ठीक है। नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, ठीक है। नॉर्मल वाला जो लेबर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए है, तो इसी पे हम लोग फोकस करते हैं। देखिए सामान्य प्रसव वह प्रसव होता है जिसमें निम्न विशेषताएं या लक्षण उपस्थित होता है। यहाँ से आप लोगों का इम्पोर्टेंट जो है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग हिंदी वाला ही पढ़ते हैं, चूँकि इंग्लिश में वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश हालांकि दोनों रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है सभी लोग हिंदी वाले हैं तो हिंदी का ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जिन लोगों को भी हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश भी लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। गर्भावधि की समाप्ति वह स्वतः प्रारंभ होता है। जैसे गर्भावधि कितना होता है, 9 मंथ का होता है, ठीक है। तो 9 मंथ जैसे ही समाप्त होगा तो ये जो इसमें लेबर होता है वह स्वयं ही आरंभ होने लगता है, ठीक है। उसका लक्षण लेबर का कैसे आरंभ होगा ये सारी चीज़ डिटेल हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप लोग ये जानिए नॉर्मल लेबर का ये जो है लक्षण है क्या है कि जैसे उसका टाइम गर्भ की जो अवधि है वो टाइम ख़त्म होगा तो उसमें लेबर जो है वो स्वतः ही स्टार्ट होने लगेगी, तो हम लोग ये जानेंगे कि उसको नॉर्मल लेबर होगी। दूसरा हम लोग जानते हैं कि शिशु क्या है, शिशु वर्टेक्स प्रस्तुति में होता है, ठीक है। आप लोगों को बताए थे सेफालिक यानी शीर्ष प्रस्तुति में हम बताए थे वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स प्रस्तुति बताए थे, इसमें क्या होता है कि शिशु का सिर होता है, ठीक है। सिर आगे होता है। तो अगर आप लोगों को जब सर्विक्स ये ऐसे होता है, सर्विक्स का जैसे जैसे मुंह यहाँ पे बड़ा होते जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों का जो है बड़ा होते जाएगा तो क्या दिखाई देगा, उसका सिर दिखाई देगा। जब आप लोग यहाँ पे जो है पीवी कीजिएगा यानी कि वेजाइना का परीक्षण कीजिएगा तो ऐसे जब सर्विक्स खुलते जाएगा, जैसे जैसे खुलते जाएगा तो आप लोगों को उसका वर्टेक्स प्रेजेंटेशन पता चलेगा यानी शीर्ष की प्रस्तुति पता चलेगा। तो आप लोग ये जान जाइएगा कि क्या है कि अब उसको नॉर्मल लेबर होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है
आगे क्या है कि सभी अवस्थाओं की अवधि सामान्य रहती है, जिसका जितना अवधि होना चाहिए सबका अवधि समान होना चाहिए। आखिर जो है जिसका अवधि जितना है वो सामान्य रहेगी, तभी तो हम लोग उसका सामान्य लेबर मानेंगे। नहीं तो अगर सामान्य अवधि नहीं रहेगा तो उसको सामान्य हम लोग लेबर कैसे मानेंगे। सामान्य अवधि इसका इस सामान्य लेबर इसका नाम ही है नॉर्मल लेबर, यानी कि सब कुछ नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग जानेंगे कि उसको नॉर्मल लेबर होगा। ठीक है, इसके नाम से ही स्पष्ट है। यह स्वतः समाप्त होता है, अर्थात न्यूनतम सहायता से समाप्त होता है, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी चीज़ की दवा के सहायता से ये समाप्त होता है। ये सारा लक्षण जो है वो क्या है, नॉर्मल लेबर के लक्षण है। किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है, किसी प्रकार की जब जटिलता उत्पन्न नहीं होगी तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि नॉर्मल लेबर है। अगर जटिलता उत्पन्न हो ही जाएगी तो उसको नॉर्मल कैसे मानेंगे, ठीक है। तो ये सब कॉमन सेंस वाली बात है। सामान्य प्रसव इटोसिया कहलाता है। ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा, ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है। सामान्य प्रसव क्या कहलाता है, तो इटोसिया, ठीक है, इटोसिया याद रखिएगा। इटोसिया सामान्य प्रसव क्या कहलाता है, इटोसिया कहलाता है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है अब अगला टाइप आया लेबर का असामान्य, यानी कि एबनॉर्मल। तो जैसे कि सामान्य में जो चीज़ पढ़े थे उसके उल्टा होता है असामान्य, यानी कुछ भी चीज़ सामान्य नहीं होगा, सारा कुछ जो है कॉम्प्लिकेशन में रहेगा, असामान्य रहेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत वैसे भी है नहीं। देखिए, सामान्य प्रसव के लक्षणों में किसी प्रकार का अंतर होने पर यह असामान्य प्रसव कहलाता है, ठीक है, ये तो हम लोग जान चुके हैं। इसमें निम्न लक्षण उपस्थित हो सकते हैं, तो इसमें क्या क्या लक्षण है ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इसमें अभी जैसे हम लोग पढ़े ना सामान्य में, उसके उल्टा होता है। यह स्वतः प्रारंभ नहीं होता है, शिशु जो है असामान्य प्रस्तुति में नहीं होता है, ठीक है, असामान्य प्रस्तुति में नहीं रहता है, यानी कि क्या वो वर्टेक्स परिस्थिति में नहीं रहेगा, ठीक है। उसका जो ये जो पैल्विक होगा, इसका सिर जो है यहाँ साइड नहीं रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, उधर रहेगा, ठीक है, यानी अपने नॉर्मल जगह पे नहीं रहेगा। बस इतनी सी बात है। अवधि सामान्य नहीं रहती है, जितनी अवधि होना चाहिए 9 मंथ वैसे नहीं होता है, 7 मंथ हो जाएगा, 8 मंथ हो जाएगा या फिर अधिक हो जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल है वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, यह स्वतः समाप्त नहीं होता है, इसमें समापन हेतु अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है। अतिरिक्त सहायता यानी कि दवा या फिर इंस्ट्रूमेंट या फिर सिजेरियन, ये सारा कुछ किस में आता है, इसमें एबनॉर्मल ये आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल के उल्टा ही आप लोग समझिएगा, एबनॉर्मल आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब आगे है, इसमें किसी प्रकार की जटिलता उपस्थित हो सकती है जो मदर एवं बेबी की हेल्थ को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। जो भी कॉम्प्लिकेशन वाला चीज़ आ गया ना, सब एबनॉर्मल में डाल दीजिएगा। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो वो नॉर्मल ही है, ठीक है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। उसके बाद ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा, डायस्टोसिया, ठीक है। असामान्य प्रसव क्या कहलाता है, डायस्टोसिया, इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं डायस्टोसिया, इसको याद रखिएगा। और जो ये है इटोसिया, इसको भी याद रखिएगा। इटोसिया सामान्य प्रसव को हम लोग क्या बोलते हैं, इटोसिया, इटोसिया याद रखिएगा। उसके बाद से ये डायसिया याद रखिएगा, डायसिया। ये 2 वर्ड आप लोग इसमें से बस यही याद रखना, बाकी सब तो ये सब आप लोगों को याद ही है। ये 2 वर्ड आप लोग थोड़ा जो है बोल लीजिए, याद हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इटोसिया, ठीक है। तो देखिए, ये हो जाएगा नॉर्मल। इटोसिया क्या कहलाता है, नॉर्मल लेबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इटोसिया, और असामान्य प्रसव को डायस्टोसिया, ठीक है, डायस्टोसिया। देखिए, इटोसिया में अगर हम लोग डाई लगा देते हैं, जैसे कि नॉर्मल में हम लोग यानी सामान्य में जैसे ही हम लोग असामान्य बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं, तो ऐसे ही इसमें डाई जोड़ देंगे, डायस्टोसिया,
ठीक है, तो ये असामान्य प्रसव हो जाएगा। लेकिन जब ये केवल इटोसिया रहेगा, इटोसिया, तो ये हमारा सामान्य प्रसव। ये 2 वर्ड आप लोग जरूर याद रखिएगा, इटोसिया और डाइटोसिया। ठीक है, डाइटोसिया असामान्य, इटोसिया हो जाएगा हम लोग का सामान्य प्रसव। ये वर्ड पूछा जाता है, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं। अब ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये पूछिए मत यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना बार नहीं पूछा गया है। और ये जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में भी रहेगा, आप लोगों के भी एग्ज़ाम में रहेगा। ठीक है, ये लिख के रख लीजिए। अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया ना तो फिर आप लोग समझ लीजिए कहीं से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो आप लोग इसको एकदम याद रख लीजिएगा, जो जो बताएंगे आप लोग याद रखते चलिए। देखिए, प्रसव की अवस्थाएं, अवस्थाएं सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कितनी अवस्थाएं होती है। संपूर्ण प्रसव की अवधि को 3 अवधियों में विभाजित किया गया है, यह प्रसव पद कहलाती है। ठीक है, प्रसव पद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेज। स्टेज बोलिए, अवस्था बोलिए, ठीक है, पद बोलिए, बात एक ही है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 अवधि में विभाजित किया गया है, प्रसव को अब विभाजित किया गया है 3 अवधि में। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को स्टेज पूछा जाए कि स्टेज कितना होता है, यानी प्रसव की अवस्थाएं कितनी होती है, तो आप लोग 4 आंसर कीजिएगा। प्रसव की 4 अवस्थाएं होती है, आप लोग याद रखिएगा, रट लीजिए अभी के अभी। प्रसव की 4 अवस्थाएं होती है, प्रसव की 4 अवस्थाएं होती है, ये एग्जाम में आएगा। प्रसव की 4 अवस्थाएं होती है। ठीक है, 4 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोगों का आता है फर्स्ट स्टेज। इसमें नाम वही है, पहला जो 4 हम लोग अवस्था पढ़ रहे हैं ना, 4 अवस्था, तो पहली अवस्था को हम लोग पहली अवस्था के नाम से जानते हैं, दूसरी अवस्था को हम लोग दूसरी अवस्था के नाम से जानते हैं, तीसरी अवस्था को तीसरी अवस्था के नाम से जानते हैं, चौथी अवस्था को चौथी अवस्था को नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग एकदम याद रखिए। देखिए, पहली अवस्था, प्रथम अवस्था, इसमें क्या होता है? फर्स्ट स्टेज, यह वास्तविक प्रसव पीड़ा होने के साथ आरंभ होती है एवं ग्रीवा के संपूर्ण विस्तारण यानी डायलेटेशन पर समाप्त होती है। तो अभी आप लोगों को प्रसव पीड़ा यहाँ पे लिखा है वास्तविक प्रसव पीड़ा। तो देखिए यहाँ पे फ़िलहाल यही जानिए, प्रसव पीड़ा जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है वास्तविक और एक होती है वास्तविक। इसको इंग्लिश में ट्रू लेबर पेन भी लिखता है और फॉल्स लेबर पेन भी बोलता है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी यहाँ पे इतना आप लोग जानिए, वास्तविक प्रसव पीड़ा। वास्तविक प्रसव पीड़ा क्या है कि जब भी वास्तविक प्रसव पीड़ा होती है ना, तभी लेबर स्टार्ट होता है। फॉल्स लेबर पेन से क्या होता है कि वो लेबर स्टार्ट नहीं होता है। जब भी वास्तविक प्रसव पीड़ा, कैसे हम लोग समझेंगे कि वास्तविक प्रसव पीड़ा उसको उत्पन्न हो रही है, इसका लक्षण सब कुछ हम लोग जानेंगे। फिलहाल आप लोग इतना ही आप लोग यहाँ जानिए कि जो वास्तविक प्रसव पीड़ा होती है ना, वहीं से हमारा फर्स्ट स्टेज शुरू हो गया, वहाँ से हम लोगों का काम शुरू हो गया। जब उसका वास्तविक पीड़ा उत्पन्न हुआ, हम लोगों का काम शुरू हो गया और वो फर्स्ट स्टेज से काउंट होता है। उसको हम लोग फर्स्ट स्टेज मानेंगे। कैसे मानेंगे? जब उसको वास्तविक पीड़ा उत्पन्न हो गई। और कब से कब तक फर्स्ट स्टेज मानेंगे? क्योंकि उसके बाद दूसरा स्टेज भी आएगा, तीसरा स्टेज भी आएगा, चौथा भी स्टेज आएगा। तो प्रथम तो हम लोग ये जान लिए कि वास्तविक प्रसव पीड़ा से स्टार्ट होगी, लेकिन कब तक रहेगी? ग्रीवा के संपूर्ण विस्तारण तक, यानी ग्रीवा यानी कि क्या? सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स आप लोग को समझ में आ रहा है ना? देखिए ये क्या होता है ना, फिगर में दिखाते हैं। देखिए ये जो है हमारा ये सर्विक्स है, यही सर्विक्स है। ठीक है, यही सर्विक्स है और इधर वेजाइना रहता है, इसके आगे वेजाइना रहता है। जब यही फैलता है ना, इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, इधर जैसे जैसे फैलेगा
तो जैसे जैसे फैलेगा इसका मुंह बड़ा होगा और तब ही शिशु इससे बाहर निकलता है। तो जैसे ही प्रसव पीड़ा स्टार्ट होता है ना, वास्तविक प्रसव पीड़ा स्टार्ट होगा, तो वास्तविक प्रसव पीड़ा स्टार्ट होता है तभी ये सर्विक्स क्या होता है, फैलता है यानी बड़ा होता है। तो ये जो है कितना टोटल अधिकतम लंबाई तक फैलता है, 10 सेंटीमीटर तक ही फैलता है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसकी अधिकतम जो है वो क्या होती है, चौड़ाई, यानी 10 सेंटीमीटर तक ही फैल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर तक फैलती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेज कब से शुरू हुआ, ट्रू लेबर पेन से लेकर के जब तक कि वो सर्विक्स का विस्तारण 10 सेंटीमीटर नहीं हो जाता। ठीक है, 10 सेंटीमीटर विस्तारण हो गया ट्रू लेबर पेन से लेकर के सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक फैल गया। तो ये इतना जो हम लोगों का टाइमिंग है वो जितना अभी ट्रू लेबर पेन से लेकर के सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर फैलाव हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज में काउंट होता है। देखिए, कमेंट बंद कीजिए और सुनिए, नहीं तो समझ में फिर नहीं आएगा। देखिए, ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गया तभी से हम लोगों का फर्स्ट स्टेज शुरू हो गया। ट्रू लेबर पेन से लेकर के सर्विक्स का यानी कि ग्रीवा का 10 सेंटीमीटर फैलाव जब तक नहीं होता है तब तक कि ये फर्स्ट स्टेज कहलाएगा। जैसे ही 10 सेंटीमीटर फैलाव हो गया, उसके बाद फैलाव हो जाने के बाद से वो सेकेंड स्टेज जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया ट्रू लेबर पेन से लेकर के सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर फैलाव तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रीवा के संपूर्ण विस्तारण पर समाप्त होती है। ठीक है, जैसे ही ट्रू लेबर पेन हुआ स्टार्ट, उसके बाद सर्विक्स का फैलना स्टार्ट हो जाता है। सर्विक्स का जैसे ही फैलाव जो है वो 10 सेंटीमीटर तक हो जाती है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज समाप्त हो जाएगा। यह ग्रीवा अवस्था भी कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज का दूसरा नाम क्या है, ग्रीवा अवस्था, सर्वाइकल स्टेज। आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है सर्विक्स का अधिकतम फैलाव कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर फैलाव होता है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारा कुछ जितना इसमें बताएंगे ना सब इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग को नहीं याद होगा वो आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया कि ट्रू लेबर पेन से लेकर के सर्विक्स का संपूर्ण फैलाव तक विस्तारण पर समाप्त होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। सर्विक्स का जैसे ही 10 सेंटीमीटर फैलाव हो गया यानी संपूर्ण फैलाव हो गया, तो वो फर्स्ट स्टेज ख़त्म हो जाएगी। और फर्स्ट स्टेज का दूसरा नाम क्या है, और ग्रीवा अवस्था। ठीक है, ग्रीवा अवस्था याद रखिएगा, यह 2 अवस्थाओं में विभाजित है। अब फर्स्ट स्टेज को भी हम लोग 2 अवस्थाओं में विभाजित होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट स्टेज जो है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है ये हम लोग जानेंगे। फिलहाल आप लोग ये याद रखिएगा कि फर्स्ट स्टेज कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है कि गुप्तावस्था और ये एक होता है सक्रिय अवस्था। पहला क्या होता है, गुप्तावस्था, और दूसरा होता है सक्रिय अवस्था। सक्रिय अवस्था जैसे ये स्टार्ट होता है तो आप लोगों को भी सक्रिय हो जाना है। ठीक है, याद रखिएगा। गुप्त अवस्था, अब देखिए गुप्त अवस्था में क्या होता है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्टेज ही पढ़ रहे हैं। फर्स्ट स्टेज का दो स्टेज हो गया। फर्स्ट स्टेज को भी 2 पार्ट में भाग में बांटा गया है, गुप्त अवस्था और सक्रिय अवस्था, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज। ठीक है, गुप्त अवस्था को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटेंट फेज। इसमें क्या होता है कि यह वास्तविक प्रसव पीड़ा आरंभ होने के साथ आरंभ होती है एवं ग्रीवा के 3-4 सेंटीमीटर विस्तारण तक मानी जाती है। देखिए फर्स्ट स्टेज तो हमारा शुरू होता है वास्तविक प्रसव पीड़ा से। तो सबसे पहले हमारा जो है वास्तविक प्रसव पीड़ा स्टार्ट होता है ना, तो वो फर्स्ट स्टेज शुरू होता है। तो फर्स्ट स्टेज में भी 2 टाइप होता है, एक होता है गुप्त अवस्था, उसके बाद सक्रिय अवस्था। तो सबसे पहले हम लोगों का उसमें आता है गुप्त अवस्था, उसके बाद आता है सक्रिय अवस्था। तो गुप्त अवस्था में क्या होता है कि जब वास्तविक प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो गया ना, तो वो ये गुप्त अवस्था स्टार्ट होता है। तो गुप्त अवस्था क्या हो गया कि वास्तविक प्रसव पीड़ा से लेकर के सर्विक्स का
3 से 4 सेंटीमीटर तक विस्तार हो गया तो ये गुप्त अवस्था माना जाता है। जैसे ही 3-4 सेंटीमीटर से आगे बढ़ेगा तो वो सक्रिय अवस्था स्टार्ट होता है। ठीक है, 3-4 सेंटीमीटर से अगर आगे बढ़ जाता है तो वो सक्रिय अवस्था में आ जाता है। गुप्त अवस्था में क्या होगा, ट्रू लेबर पेन से 3 से 4 सेंटीमीटर तक ग्रीवा का विस्तार। ठीक है, पूछा जाता है कि गुप्त अवस्था में ग्रीवा का विस्तार कितना होता है, तो 3 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी अवधि याद रखिएगा। प्रीमी ग्रेविडा आप लोग को बताया गया है और मल्टीपेरा। ठीक है, प्रीमी ग्रेविडा और मल्टीपेरा में अंतर क्या है आप लोगों को बताया भी गया है। ऑब्जेक्टिव जो लोग भी अगर नए क्लास लिए हैं तो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, जो क्लास अपलोड किया गया है। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पे बता दे रहे हैं प्रीमी ग्रेविडा, जो पहली बार माँ बनी रहती है उसको प्रीमी ग्रेविडा बोलते हैं, और मल्टीपेरा जो 2 या 2 से अधिक बार माँ बनी रहती है उसको मल्टीपेरा। तो होता क्या है, कहीं भी आप लोग आगे भी स्टेज पढ़ाएंगे तो उसमें मल्टीपेरा में कम टाइम लगता है, प्रीमी ग्रेविडा में अधिक समय लगता है। तो जो लेटेंट फेज होता है, लेटेंट फेज में प्रीमी ग्रेविडा में 20 घंटा लगता है, और मल्टीपेरा जो होती है उसमें मात्र 14 घंटा लगता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गुप्तावस्था में जो मल्टीपेरा होती है या फिर मल्टीपेरा हो गया है, फिर प्रीमी ग्रेविडा, दोनों का पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, प्रीमी ग्रेविडा में 20 घंटा और मल्टीपेरा में 14 घंटा। उसके बाद 3-4 सेंटीमीटर हो गया ना, तो उसके बाद हम लोगों का लेटेंट फेज स्टार्ट होता है, यानी सक्रिय अवस्था स्टार्ट होता है। तो देखिए, सक्रिय अवस्था में क्या होता है कि 3-4 सेंटीमीटर डायलेटेशन से आरंभ होता है एवं फुल डायलेटेशन पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, 3 से 4 सेंटीमीटर जैसे ही आगे बढ़ेगा तो वो हमारा सक्रिय अवस्था में आता है। सक्रिय अवस्था से ही हम लोग पार्टोग्राफ भरना स्टार्ट करते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, पार्टोग्राफ कब से भरना स्टार्ट करते हैं, तो 3 से 4 सेंटीमीटर पे हम लोग भरते हैं पार्टोग्राफ, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि गुप्त अवस्था में क्या होता है, प्रीमी ग्रेविडा में 5 घंटा लगता है, मल्टी ग्रेविडा में 4 घंटा लगता है। ठीक है, तो जो प्रथम जो अवस्था है ये अलग अलग भी पूछ सकता है टाइमिंग आप लोग से, और एक में भी पूछ सकता है। ठीक है, कि कितना हो गया। तो हम लोग तो अभी प्रथम अवस्था पढ़ रहे थे। प्रथम अवस्था में 2 था, तो 2 में जो पहला जो लेटेंट फेज था उसमें जो प्रीमी ग्रेविडा का उसमें 20 घंटा दिया था, 14 घंटा दिया था मल्टीपेरा का। इसमें दिया है प्रीमी ग्रेविडा का 5 घंटा, और जो मल्टीपेरा है उसको दिया है 4 घंटा, याद रखिएगा। अगर आप लोगों से औसत अवधि पूछे प्रथम अवस्था का, तो 12 घंटा बताइएगा प्रीमी ग्रेविडा में, और मल्टीपेरा में 6 घंटा। ये औसत अवधि कैसे आ गई इतना कम? जैसे कि आप लोग तो बोलिएगा कि इसमें 2 टाइप था, तो पहला में हम लोगों को अब बताए थे कि 20 घंटा था प्रीमी ग्रेविडा में। ठीक है, और उसमें था मल्टीपेरा में 14 घंटा। फिर इसमें आ गया 5 घंटा और इसमें हो गया 4 घंटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये 25 घंटा हो जाएगा, यहाँ पे 18 घंटा यहाँ पे हो रहा है। तो आप लोग तो फिर आप यहाँ पे क्यों बता रही हैं कि 12 घंटा और 6 घंटा? तो देखिए, ये औसत अवधि होता है। औसत अवधि में होता क्या है कि इसमें जो है जोड़ करके और 2 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो ये औसत अवधि आप लोग याद रखिएगा, 12 घंटा और 6 घंटा याद रखिएगा, और ये दोनों का अलग अलग भी याद रखिएगा। ऐसे भी आप लोग से पूछ सकता है कि प्रथम जो अवस्था होती है उसमें प्रीमी ग्रेविडा में कितना टाइम लगता है, 12 घंटा, मल्टीपेरा में 6 घंटा, एकदम आधा टाइम लगता है। तो ये आप लोगों को समझ में आए कि नहीं, जल्दी से बताइए, ताकि हम लोग जो है द्वितीय अवस्था पढ़ेंगे। देखिए,
एक बार और जो है अच्छा से बता देते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। देखिए क्या होता है, जो प्रीमी ग्रेविडा होता है ना उसमें कितना टोटल घंटा, 12 घंटा प्रथम अवस्था में। और जो मल्टीपेरा होता है प्रथम अवस्था में उसको लगता है 6 घंटा। प्रथम अवस्था में क्या होता है कि ट्रू लेबर पेन से लेकर के फुल डायलेटेशन तक को हम लोग प्रथम अवस्था मानते हैं। इसका भी 2 टाइप होता है, पहला आता है गुप्त अवस्था, दूसरा आता है सक्रिय अवस्था। गुप्त अवस्था में क्या होता है कि ट्रू लेबर पेन से लेकर के 3 से 4 सेंटीमीटर तक सर्विक्स के फैला को हम लोग बोलते हैं गुप्त अवस्था। और सक्रिय अवस्था किसको बोलेंगे, 3 से 4 सेंटीमीटर से लेकर के फुल डायलेटेशन तक को हम लोग सक्रिय अवस्था बोलते हैं। ठीक है, जो गुप्त अवस्था होती है उसमें टाइम लगता है 20 घंटा लगता है ये प्रीमी ग्रेविडा को, और 14 घंटा लगता है मल्टी ग्रेविडा को। और अगर हम लोग सक्रिय अवस्था की बात करें तो सक्रिय अवस्था में यहाँ पे आप लोग देखिए 5 घंटा और फिर 4 घंटा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब हम लोग द्वितीय अवस्था पढ़ेंगे। कहाँ चला गया, देखिए चलिए सेकेंड स्टेज। इसमें क्या हो रहा है ना कि यह प्रसव की द्वितीय अवस्था है। यह ग्रीवा के संपूर्ण डायलेटेशन के पश्चात आरंभ होती है एवं शिशु के जन्म के साथ ही समाप्त होती है। देखिए जैसे ही सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन समाप्त होता है तो ये द्वितीय अवस्था शुरू हो जाती है और शिशु के जन्म के साथ समाप्त हो जाती है। इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, ऐसा पूछा जाता है फर्स्ट स्टेज कब से कब तक होती है, सेकंड स्टेज कब से कब से होती है, और थर्ड स्टेज कैसे होती है। तो द्वितीय स्टेज जो है डायलेटेशन जैसे ही समाप्त होता है यानी सर्विक्स के फुल विस्तारण समाप्त होता है, उसके बाद से द्वितीय स्टार्ट होता है स्टेज, और शिशु के जन्म जैसे ही हो जाता है यानी शिशु के जन्म के साथ ही यह समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसको भी 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, तो इसको भी अब हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट इसको थोड़ा सा जूम करते, प्रोपल्सिव फेज। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में मुख्यतः शिशु के शरीर का प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विस कैविटी के नीचे जो है वो आ जाता है। ठीक है, प्रोपल्सिव जो फेज होता है उसमें क्या होता है कि शिशु का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंधा हो सकता है, मुंह हो सकता है, वर्टेक्स हो सकता है, पैर हो सकता है, कुछ भी। तो वो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है ना वो पेल्विक कैविटी, पेल्विक आप लोगों को पता है ना, तो ये पेल्विक में नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्रोपल्सिव फेज कहलाता है और ये सेकेंड स्टेज में होता है। ठीक है, और एक्सपल्सिव फेज में क्या होता है ये सारा चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इस अवस्था में स्त्री द्वारा शिशु को जन्म देने का सक्रिय प्रयास किया जाता है। यह प्रयास बियरिंग डाउन एफर्ट कहलाता है। ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा, बियरिंग डाउन एफर्ट। ठीक है, जब गर्भवती महिला द्वारा प्रयास किया जाता है शिशु को जन्म देने के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बियरिंग डाउन एफर्ट। बियरिंग डाउन एफर्ट क्या कहलाता है, जब गर्भवती महिलाओं द्वारा शिशु को जन्म देने के लिए प्रयास करती है तो उसको हम लोग बियरिंग डाउन एफर्ट कहलाता है। और ये होता है एक्सप्लोसिव फेज में, यानी कि सेकेंड स्टेज में होता है। इस अवस्था में शिशु का जन्म होता है। द्वितीय अवस्था की औसत अवधि, औसत अवधि आप लोग याद रखिएगा, ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। औसत अवधि पूछा जाता है। प्रीमी ग्रेविडा में 2 घंटा, मल्टीपेरा में मात्र 30 मिनट, याद रखिएगा। ये सेकेंड स्टेज का है। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, प्रीमी ग्रेविडा में 2 घंटा और 30 मिनट,
मल्टीपेरा में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, पीडीएफ से एक बार एकदम याद कर लीजिएगा, ज़बान पे रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, थर्ड स्टेज शुरू हो जाएगा। जैसे ही बेबी डिलीवर हो गया उसके बाद थर्ड स्टेज हमारा शुरू हो गया। थर्ड स्टेज में देखिए अब हम लोग जानेंगे क्या होता है। यह प्रसव की अंतिम प्रावस्था है जो कि शिशु के जन्म पश्चात प्रारंभ होती है एवं प्रसव की, यहाँ पे देखिए प्रसव की अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था पूछा जाता है कि प्रसव की अंतिम अवस्था कौन सी होती है, तो तृतीय अवस्था होती है। चूँकि ये तृतीय अवस्था में प्रसव की जितनी क्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। चौथी अवस्था में बताएंगे कि क्या होती है। तो प्रसव की अंतिम अवस्था जो होती है वो तृतीय अवस्था में ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि द्वितीय अवस्था में ही शिशु का जन्म हो गया और तृतीय अवस्था में क्या होता है कि प्लेसेंटा आउट होता है, ठीक है। जैसे ही शिशु के जन्म के पश्चात ये प्रारंभ होता है, ठीक है। जैसे ही शिशु का जन्म हो गया उसके बाद ये तृतीय अवस्था स्टार्ट हो जाती है। तृतीय अवस्था में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो उसका निष्कासन होता है, ठीक है। शिशु के जन्म हो गया, शिशु के जन्म के पश्चात क्या होता है कि प्लेसेंटा बाहर निकलता है और जब प्रीमी ग्रेविडा होती है, ठीक है, और मल्टी ग्रेविडा, इसमें दोनों का टाइम एक ही होता है। इसमें अधिकतम अगर पूछा जाए तो 30 मिनट, नहीं तो ऐसे ये नॉर्मल पूछा जाए तो आप तो 15 मिनट बताइएगा आंसर, ठीक है। 15 मिनट आंसर होता है, लेकिन अगर अधिकतम पूछा जाए तो अधिकतम 30 मिनट होता है, याद रखिएगा। देखिए चौथा अवस्था बता देते हैं, उसके बाद आप लोगों को ओवरऑल पूरा एक हिस्ट्री बता देंगे जिससे कि आप लोगों को वो याद रखिएगा, याद रहता है। तो तृतीय अवस्था में ही वो प्रसव का सारा काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। प्लेसेंटा बाहर निकल गया, तो प्लेसेंटा बाहर निकल गया तो ये प्रसव की जितनी भी काम है वो ख़त्म हो गई। चतुर्थ अवस्था में क्या होता है कि यह प्लेसेंटा के निष्कासन के बाद 1 घंटे की अवधि है जिसमें स्त्री का सावधानीपूर्वक एवं सतत अवलोकन किया जाता है एवं स्त्री की सामान्य दशा एवं प्रसव पश्चात रक्तस्राव एवं गर्भाशय की प्रतिक्रिया का अवलोकन किया जाता है। देखिए जो फर्स्ट स्टेज होता है ना, वो फर्स्ट स्टेज का आप लोगों का अगर अवधि पूछे तो वो फर्स्ट स्टेज का नहीं, चतुर्थ अवस्था यानी फोर्थ स्टेज का अगर आप लोगों से टाइमिंग पूछे तो आप लोग बताइएगा 1 घंटा। ये इसलिए होता है ना कि इसमें माँ और बच्चा दोनों को अपने ऑब्जर्वेशन में यानी अवलोकन में रखा जाता है, ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर पीपीएच हो, कुछ भी हो तो उसको हम लोग जो है उसको सहायता प्रदान कर सके, ठीक है। उसको सावधानीपूर्वक उसका अवलोकन कर सके, ठीक है। उसको ट्रीटमेंट दिया जा सके, प्रसव पूर्व जो भी जटिलताएँ उसको आए, तो इसके लिए उसको 1 घंटा अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो देखिए अब ओवरऑल हम लोग जानते हैं कि 4 अवस्था में क्या क्या होती है। देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ये ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है, ट्रू लेबर पेन से लेकर के और सर्विस का फुल डायलेटेशन तक ये, और उसके बाद दूसरा होता है फुल डायलेटेशन से ले करके और उसके बाद बेबी डिलीवर तक, फुल डायलेटेशन से लेकर के बेबी डिलीवर तक दूसरा, और तीसरा होता है बेबी डिलीवर के बाद स्टार्ट हो जाता है, बेबी डिलीवर के बाद से लेकर के और प्लेसेंटा निष्कासन तक के, ये तीसरा स्टेज हो गया। चौथा हो गया कि इसमें माँ और बच्चों दोनों को 1 घंटा के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो इस तरह से आप एक हिस्ट्री टाइप का ये बना लीजिएगा और ऐसे आप लोग याद रखिएगा तो वो याद रहेगा। अब आप लोग बताइए ये जो 4 स्टेज है वो समझ में आया कि नहीं। चलिए समझ में आ गया तो देखिए फर्स्ट स्टेज में बताइए प्रीमी ग्रेविडा में कितना समय लगता है। फर्स्ट स्टेज में प्रीमी ग्रेविडा, चलिए राइट आंसर है 12 घंटा होता है। और जो मल्टीपेरा होती है उसमें 6 घंटा का टाइम लगता है। फर्स्ट स्टेज भी 2 टाइप का होता है और फिर सेकेंड स्टेज भी 2 टाइप का होता है, ठीक है।
फर्स्ट स्टेज कौन कौन सा है? गुप्तावस्था और सक्रिय अवस्था। और जो सेकंड स्टेज होता है, सेकंड स्टेज में जो है हम लोग ये जाने थे प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज में क्या होता है कि शिशु पेल्विक कैविटी में नीचे आ जाता है और एक्सपल्सिव फेज में बेबी डिलीवर हो जाता है। ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। और जो सेकंड स्टेज होता है, सेकंड स्टेज में मल्टीपेरा में 30 मिनट लगता है और प्रीमी ग्रेविडा में 2 घंटा लगता है। सेकंड स्टेज में 2 घंटा, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा कि दूसरी अवस्था में 2 घंटा, ये हो गया प्रीमी ग्रेविडा के लिए, और मल्टीपेरा के लिए 30 मिनट। ये जो है तृतीय अवस्था में जो है आप लोग 15 मिनट याद रखिएगा। अगर 30 मिनट 15 मिनट दोनों अगर दिया रहेगा ना तो आप लोग 15 मिनट टिक कीजिएगा। 15 मिनट ही होता है। अगर अधिकतम पूछे ना क्वेश्चन में, अगर देगा अधिकतम, तब 30 मिनट मारिएगा। अगर ऐसे नॉर्मली पूछे तो 15 मिनट ही बताइएगा। चतुर्थ अवस्था में 1 घंटा। अब देखिए, उस टाइम बताए थे आप लोग को ना आभासी यानी कि वास्तविक लेबर पेन और ट्रू और फॉल्स दोनों में अब हम लोग अंतर जानेंगे, ठीक है। उस टाइम से पढ़ रहे थे ट्रू लेबर पेन, तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा कि आखिर ट्रू लेबर पेन क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आभासी के बारे में कि आखिर आभासी लेबर क्या है। आभासी प्रसव या फिर यहाँ पे प्रसव पेन भी लिखता है, ठीक है, दोनों एक है। आभासी प्रसव पीड़ा, यहाँ पे पीड़ा ही लिखता है, पीड़ा यहाँ पे छूट गया है, तो पीड़ा देखिए यहाँ पे होता है, ठीक है। पीड़ा बोले लिखे या फिर नहीं तो याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, अभी पिछले बताए थे आप लोगों को जब आया था ना फर्स्ट स्टेज कि आभासी वास्तविक प्रसव पीड़ा, ठीक है, तो उसी टाइम बताए थे कि प्रसव जो होता है, प्रसव पीड़ा ही लिखता है, यहाँ पे पीड़ा छूट गया है, या फिर लिखे या फिर नहीं तो आप लोग पीड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो प्रसव पीड़ा जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक वास्तविक और आभासी, ठीक है। तो आभासी के बारे में अब हम लोग जानेंगे फॉल्स लेबर या फिर फॉल्स लेबर पेन। तो इसमें क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यह प्रीमी ग्रेविडा में मल्टीपेरा स्त्रियों की तुलना में अधिक उपस्थित होती है, यानी कि जो पहली बार माँ बनी रहती है उसमें ये ज़्यादा अनुभव होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा वो फील करती है, ज़्यादा दर्द भी होता है, ठीक है। यह वास्तविक प्रसव पीड़ा से पूर्व उत्पन्न होता है। इसकी अवधि प्रीमी ग्रेविडा में 2 से 3 सप्ताह एवं मल्टी ग्रेविडा में कुछ दिन होती है। यानी देखिए, सबसे पहले क्या आता है आभासी प्रसव पीड़ा, उसके बाद वास्तविक प्रसव पीड़ा उत्पन्न होता है। तो आभासी प्रसव पीड़ा जो है क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अधिकतर किसमें महसूस होता है, तो प्रीमी ग्रेविडा में, ठीक है। ये जो है वास्तविक प्रसव पीड़ा से पहले आता है और इसकी अवधि 2 से 3 सप्ताह, इसकी अवधि याद रखिएगा, अवधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मल्टी ग्रेविडा में कुछ दिनों तक ही रहता है, ठीक है। प्रीमी ग्रेविडा का पूछा जाता है कि कितने दिनों तक, तो 2 से 3 सप्ताह तक रहता है। इसमें क्या होता है अब इसको हम लोग जानेंगे। इसमें स्त्री एब्डोमेन यानी कि उदर में पीड़ा अनुभव करती है, ठीक है। जो आभासी प्रसव पीड़ा में वो क्या करती है, पीड़ा अनुभव करती है। इसमें निम्न लक्षणों की उपस्थिति द्वारा पहचाना जाता है। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये जो है वास्तविक प्रसव पीड़ा नहीं है, ये आभासी प्रसव पीड़ा होती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आभासी प्रसव पीड़ा में प्रसव नहीं होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है कि क्या आभासी प्रसव पीड़ा में प्रसव होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। जब तक उसको वास्तविक प्रसव पीड़ा उत्पन्न नहीं होगी तब तक उसको प्रसव स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, यह प्रवृत्ति में धीमा होती है, यानी इसमें पेन जो है, जो आभासी प्रसव पीड़ा होता है ना उसमें पेन कम होता है वास्तविक की तुलना में, यानी वास्तविक प्रसव पीड़ा में पेन ज़्यादा होता है, ठीक है। यह सतत होता है यानी कंटिन्यूअस होता है, लगातार होते रहेगा, लगातार दर्द होते रहेगा, ठीक है।
और ये और क्या होता है कि यह यूट्राइन कंट्रैक्शन से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, यूट्राइन यानी कि गर्भाशय को संकुचित नहीं करता है। जब गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न होता है तभी जो है प्रसव होता है। तो ये जब गर्भाशय को संकुचित ही नहीं करेगा, इसीलिए जब ये संकुचित नहीं करता है इसीलिए इससे जो है प्रसव नहीं उत्पन्न होता है। लेकिन वास्तविक प्रसव पीड़ा क्या कहता है, वो गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न होता है जिससे कि और ज़्यादा तेज दर्द होता है और पीड़ा जो है और ज़्यादा होता है और क्या होता है कि लेबर स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे है इसका सर्विक्स के डायलिटेशन पे कोई प्रभाव नहीं होता है। जो प्रसव पीड़ा आभासी होता है उससे सर्विक्स का फैलाव नहीं होता है। जब तक कि वास्तविक प्रसव पीड़ा स्टार्ट नहीं होती है तब तक कि सर्विक्स का डायलिटेशन नहीं होगा, यानी विस्तार नहीं होगा। जब विस्तार नहीं होगा तो प्रसव कहाँ से होगा, नहीं होगा। देखिए, यह एनीमा या सेडेटिव्स ड्रग्स देकर दूर किया जा सकता है। यानी कि सीधी सी बात यहाँ पे ये जानिए कि जो पेन स्टार्ट होगा आभासी, उसको ड्रग द्वारा दूर किया जा सकता है। लेकिन जब उसको जो वास्तविक प्रसव पीड़ा होता है ना, उसको ड्रग द्वारा दूर यानी दवा द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे आभासी प्रसव पीड़ा जान लिए क्या होता है, इसके ठीक विपरीत वास्तविक प्रसव पीड़ा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रसव पीड़ा में क्या क्या होता है, इसमें जो है लेबर नहीं स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रवृत्ति होती है यानी धीमा होती है, यानी कि इस दर्द होता है, ये नहीं कि नहीं होता है, दर्द होता है। लेकिन वास्तविक प्रसव आप लोगों को थोड़ा सा हल्ला सुनाई दे रहा होगा तो इससे थोड़ा सा आज जो है एडजस्ट कीजिएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि दर्द तो होता ही है लेकिन वास्तविक की तुलना में कम दर्द होता है और सतत होता है, यानी कंटिन्यूअस होते रहता है, कंटिन्यूअस होते रहेगा। ठीक है, लेकिन जो हम लोग वास्तविक होता है ना उसमें कुछ अंतराल पे होता है। जैसे 30 मिनट पे वो दर्द आएगा, फिर कुछ उसका टाइम रहेगा, उतना टाइम तक रहेगा, फिर अगले 30 मिनट में आएगा, फिर अगले 30 मिनट पे आएगा, ऐसे आएगा। लेकिन ये जो होता है ये लगातार होते रहता है आभासी, और इससे यूट्रस यानी गर्भाशय संकुचन भी नहीं होता है। गर्भाशय संकुचन नहीं होता है तो संकुचन नहीं होगा तब तक कि वो लेबर नहीं होगा। ठीक है, सर्विक्स का डायलिटेशन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसको ड्रग द्वारा दूर किया जा सकता है। देखिए, अब ज़्यादा नहीं बचा है, बस थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा और रुक जाइए आप लोग। चलिए, आभासी आप लोग को समझ में आए कि नहीं कमेंट में बताइए। तो चलिए, समझ में आ गया ना, तो अब वास्तविक पढ़ाते हैं। आभासी समझ में आ गया ना, ठीक इसके विपरीत है वास्तविक। जो है उसमें उसका उल्टा कर दीजिए। यह वास्तविक प्रसव होता है। इसके मुख्य लक्षण निम्न है। इसमें नियमित अंतराल पर गर्भाशय में दर्द युक्त संकुचन होता है, ये तो जान लिए हैं। ठीक है, गर्भाशय में होने वाले संकुचन समय के साथ तीव्र एवं अधिक समय के लिए होता है। ठीक है, सो उपस्थित होता है। सो उपस्थित यानी कि गर्भाशय से कुछ लिक्विड जैसा उत्पन्न होता है ना, कुछ लिक्विड निकलते रहता है, स्राव उत्पन्न होते रहता है ना, तो उसी को हम लोग सो बोलते हैं। और ये सो जो है ये सो कराता है, हम लोगों को आभास कराता है कि अब पेन स्टार्ट हो गया है, अब लेबर के लिए तैयार रहिए। ठीक है, अब बैग ऑफ वाटर का निर्माण होता है। इसमें सर्विक्स में डायलेटेशन एवं इफेसमेंट हो जाता है। ठीक है, सर्विक्स में डायलेटेशन यानी सर्विक्स का विस्तार हो जाता है और इफेसमेंट हो जाता है। ठीक है, बच्चा जो है वो इंगेज होता है यानी पेल्विक में नीचे आ जाता है। और इंटरनल ओएस का डायलेटेशन होता है। इंटरनल ओएस आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में, ओएस इंटरनल ओएस क्या है। ठीक है, ये सर्विक्स ही है।
तो ठीक है, तो सर्विक्स, इंटरनल जो सर्विक्स होता है उसमें भी डायलेटेशन यानी उसका विस्तार जो है वो होता है। और जो आभासी होता है उसमें डायलेटेशन नहीं होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं प्री लेबर। प्री लेबर क्या है? यह प्री लेबर या प्री मेन्यूटरी स्टेज कहलाती है। यह प्रीमी ग्रेविडा में वास्तविक प्रसव पीड़ा यानी ट्रू लेबर से लेकर के 2-3 सप्ताह पूर्व आरंभ होती है, जबकि मल्टीपेरा स्त्री में यह ट्रू लेबर के कुछ दिन पूर्व ही आरंभ होती है। इसके मुख्य लक्षण है, देखिए प्री लेबर में मतलब कि क्या होता है ना कि प्री लेबर जो है वो प्री लेबर अपने आप को लेबर के लिए स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये 2-3 सप्ताह पूर्व स्टार्ट होता है प्रीमी ग्रेविडा में, और मल्टीपेरा में कुछ दिनों के लिए स्टार्ट होता है। तो प्री लेबर को ही दूसरा नाम हम लोग प्री मेन्यूटरी स्टेज बोलते हैं, याद रखिएगा नाम, ठीक है। प्री लेबर पेन में क्या होता है कि ये लेबर के लिए उस गर्भवती स्त्री को वो क्या करता है, तैयार करता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, लाइटनिंग होता है, ठीक है। तो आखिर लाइटनिंग क्या है? गर्भावस्था के अंतिम दिनों में शिशु का प्रेजेंटिंग पार्ट ट्रू पेल्विक में खिसक जाता है, यह लाइटनिंग कहलाता है। लाइटनिंग बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप लोग इसको याद करिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर लाइटनिंग क्या है। तो आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि शिशु का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विक में नीचे खिसक जाता है, तो उसको हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं। किसको लाइटनिंग बोलते हैं? जब शिशु का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है यानी कि प्रस्तुति जो भाग है वो पेल्विक में नीचे खिसक जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है कि लाइटनिंग किसे बोलते हैं, लाइटनिंग क्या है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे है, इसके कारण गर्भाशय की फंडल हाइट जो है वो कम हो जाती है। देखिए बच्चा जो है पहले वो ऊपर रहता है, लेकिन नीचे जब खसक जाएगा वो पेल्विक में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो तो कम होगा ही ना हाइट। इससे स्त्री को सांस लेने में आसानी होती है। पहले बच्चा क्या होता है कि ऊपर होता है, डायफ्राम के पास होता है, तो इसके लिए डायफ्राम को जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो ये रिब्स होता है, ठीक है। रिब्स के नीचे क्या होता है, डायफ्राम। जब सांस लेते हैं तो यही डायफ्राम जो है ऊपर नीचे होता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। लेकिन जब गर्भवती स्त्री होती है ना, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, शिशु को उस समय क्या होता है, जैसे जैसे जब अंतिम दिन आते जाता है तो उसका आकार बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है शिशु का, तो ये ऊपर ऊपर जाता है, ठीक है। तो डायफ्राम को जो है वो सिकुड़ने में यानी ऊपर नीचे होने में कठिनाई होता है, ठीक है, रुकावट उत्पन्न होता है। लेकिन जब गर्भावस्था के अंतिम दिन होता है तो जो शिशु होता है वो पेल्विक में नीचे घसक करता है, जिससे कि जो ये होता है डायफ्राम, तो उसके जो खाली स्थान होता है वो खाली हो जाता है, तो उसको अब सांस लेने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है, वो सांस आसानी से लेने लगता है, ठीक है। तो लाइटनिंग में ये भी एक वर्ड पूछा जाता है, दिया जाता है कि उसको सांस लेने में आसानी हो जाती है। कैसे आसानी हो जाती है कि जो शिशु होता है वो पेल्विक के नीचे घसकता है, जिससे स्त्री को सांस लेने में आसानी होती है, क्योंकि लाइटनिंग के परिणाम स्वरूप गर्भाशय का डायफ्राम पे लगने वाला दाब जो है वो हट जाता है। यह वेलकम ऑफ साइन भी कहलाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, वेलकम ऑफ साइन किसको बोलते हैं, लाइटनिंग का ही दूसरा नाम है वेलकम ऑफ साइन, ठीक है। याद रखिएगा, वेलकम ऑफ साइन इम्पॉर्टेंट वर्ड है, लाइटनिंग इम्पॉर्टेंट वर्ड है। लाइटनिंग में क्या होता है कि शिशु जो है वो जो शिशु का प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो नीचे घसक के किस में आ जाएगा, पेल्विक में आ जाएगा, जिससे कि स्त्री को सांस लेने में आसानी होने लगती है, तो इसको हम लोग लाइटनिंग बोलेंगे। तो ये सारा कुछ प्री लेबर है, यानी लेबर से पहले की ये सब चीज़ें हैं।
अब है सर्वाइकल चेंज, यानी सर्विक्स में क्या क्या चेंज होता है सर्विक्स लेबर से पहले। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत लोग बोलने भी लगे हैं कि अब रहने दीजिए, तो थोड़ा सा है और रुक जाइए 5-7 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें क्या है ना, सर्विक्स में क्या क्या चेंज होता है। इसमें सर्विक्स जो है अधिक सॉफ्ट हो जाती है, जिससे लंबाई 1.5 सेंटीमीटर से कम रह जाती है एवं एक उंगली का डायलेटेशन पाया जाता है। सर्विक्स क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और इसकी लंबाई भी क्या हो जाती है, 1.5 सेंटीमीटर से भी कम रह जाती है, यानी कि लंबाई भी घट जाती है। कितनी हो जाती है, 1.5 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, तो कम होती होगी और उसका फैलाव होता है। ठीक है, सर्विक्स में चेंज में आप लोग यही है कि याद रखिएगा, उसका क्या होता है, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है, उसकी लंबाई जो है वो 1.5 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है। बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद अपीयरिंग ऑफ फॉल्स पेन, इस अवधि में स्त्री को आभासी प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। फॉल्स पेन और लेबर पेन अभी जान लिए थे कि जो फॉल्स लेबर पेन है वो पहले आता है ट्रू लेबर पेन के पहले। फॉल्स लेबर पेन में क्या होता है कि इसमें सर्विक्स का डायलेटेशन भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और जो दर्द होता है वो ट्रू लेबर पेन से कम होता है और कंटिन्यूअस होते रहता है, लगातार होते रहेगा। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक होता है उसमें कुछ समय अंतराल होता है, उस समय अंतराल पे ही वो दर्द आता है और तेज़ दर्द आता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक में क्या होता है और क्या क्या होता है कि ये दर्द दवा द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक को ठीक नहीं किया जा सकता है। और आभासी में क्या होता है, सर्विक्स का डायलेटेशन भी नहीं होता है और न ही यूट्रस का संकुचन होता है, जिसके कारण ये सारी कुछ चीज़ें नहीं हो पाती है आभासी में, जिसके कारण इसमें से इस आभासी से जो है वो प्रसव भी स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज का क्लास आप लोग को समझ में आया कि नहीं? देखिए, आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो जितना भी टाइम आप लोग को दिख रहा है, ये वर्ड सारा कुछ आप लोग लाइन बाय लाइन याद रखिएगा, क्योंकि पहला अवस्था, दूसरा अवस्था, तीसरा अवस्था, चौथा अवस्था में क्या क्या होता है, किसमें कितना टाइम लगता है, किसके बाद क्या आता है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछा जाता है। ये आप लोग को बताए हैं कि ये पूछा जाता है, इसको आप लोग इग्नोर नहीं करना है। नहीं करना है मतलब कि नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि देखिए, एक बार ओवरऑल बता देते हैं कि लेबर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक नॉर्मल, एक अब नॉर्मल, यानी कि सामान्य और असामान्य। सामान्य में क्या होता है कि 4 अवस्थाएं होती है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला अवस्था में क्या होता है कि ट्रू लेबर पेन से लेकर के सर्विक्स का फुल डायलेटेशन तक। ठीक है, दूसरा है फुल डायलेटेशन से स्टार्ट के बाद होता है, फुल डायलेटेशन के बाद यानी ग्रीवा के संपूर्ण विस्तार के बाद ये स्टार्ट होता है और बेबी डिलीवर तक रहता है। और तीसरा स्टार्ट होता है बेबी डिलीवर के बाद होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बेबी डिलीवर के बाद प्लेसेंटा आउट तक, ये तीसरा अवस्था होता है। तीसरा अवस्था तक ये क्या होता है, प्रसव ख़त्म हो जाता है। चौथा अवस्था में सिर्फ और सिर्फ माँ और बच्चा दोनों को 1 घंटा के लिए अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ताकि उसको कोई भी तकलीफ़, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग देख सके, उसका समय रहते उसका निपटारा कर सके, इसके लिए है चौथा अवस्था। फिर बात करते हैं पहला अवस्था का। तो पहला अवस्था भी 2 टाइप का होता है, गुप्त और सक्रिय, और दूसरा भी होता है 2 टाइप का। ठीक है, तो इसका आप लोग अवधि भी याद रखिएगा। दूसरा अवस्था भी प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव 2 टाइप का होता है, ये याद रखिएगा। सबका टाइमिंग भी याद रखिएगा। तो चलिए, आज का क्लास तो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिए, एक बार अच्छा से याद कर लीजिएगा, और अगले क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आप लोगों का देखिए लगभग जो है बहुत कम बचा हुआ है। तो अब क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं आप लोग से नया जो है, कल नहीं अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। जो भी डाउट है आप लोग पूछ लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन करने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए, और आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए।
सब लोग को भूख लग गया है, नींद भी आ रहा है। जाइए खाइए पीजिए, मस्त रहिए और पढ़िए। सब लोग को गुड नाइट, बाय।